वेलकम टू दिस वीडियो। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा रोटेटर कफ टेंडन टीयर्स के बारे में। इस वीडियो में बात करूंगा कि रोटेटर कफ का शोल्डर जॉइंट में क्या रोल है। सेकंड, रोटेटर कफ के टीयर होने के क्या क्या रीजंस है और इसके टीयर होने से हमारे शोल्डर में क्या क्या दिक्कतें आती हैं, और फाइनली हमें इस रोटेटर कफ के टीयर को कैसे ट्रीट किया जाए। रोटेटर का हमारे शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस में सबसे ऊपर वाले पार्ट पे अटैच होता है और ये 4 ग्रुप ऑफ मसल से मिलकर बनता है। इन चारों मसल्स को हम एक कलेक्टिव टर्म देते हैं रोटेटर कफ मसल्स। फ्रंट में जो मसल है वो है सबस्कैपुलरिस। ये हमारे शोल्डर जॉइंट को अंदर की तरफ मोड़ती है, यानी कि इंटरनल रोटेट करती है। और इसकी जो पीछे मसल है वह सुप्रास्पिनेटस मसल, वो हमारे शोल्डर जॉइंट को डायगोनली लिफ्ट करती है। और इसके पीछे जो 2 मसल्स हैं, इंफ्रास्पिनेटस मसल और टेरिस माइनर मसल, ये हमारे शोल्डर जॉइंट को बाहर की तरफ रोटेट करते हैं, यानी कि एक्सटर्नली रोटेट करती हैं। ये चारों मसल्स है हमारे शोल्डर जॉइंट में फ्रंट से लेकर बैक तक शोल्डर जॉइंट को एक एनवलप की तरह एनकेस करके रखती है और हमारे शोल्डर जॉइंट को फ्रंट और बैक में डिसलोकेट होने से भी बचाती है। रोटेटर कफ टेंडन हमारी बॉडी के वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेंडन्स में से एक है, बट इन स्पाइट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ इसमें टीयर्स काफी कॉमनली ऑब्जर्व किए गए हैं। इसके मेनली 2 रीजंस हैं। फर्स्ट, ट्रॉमेटिक टीयर, और सेकंड, डीजेनरेटिव टीयर। जो ट्रॉमेटिक टीयर है, यानी कि बार बार चोट लगने से जो टीयर होता है उसे हम ट्रॉमेटिक टीयर बोलते हैं। वो लोग जिसके अंदर ओवरहेड एक्टिविटी शोल्डर की ज्यादा है, स्पेशली कि हैवी वेट लिफ्टर्स, फास्ट पेस बॉलर्स, जो प्लेयर्स वॉलीबॉल खेलते हैं या बैडमिंटन खेलते हैं, और उन लोगों में जिनके वर्क प्लेस में उन्हें शोल्डर में ओवरहेड एक्टिविटी ज्यादा करनी है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, लेबरर्स, उन लोगों में रोटेटर कफ के टीयर्स काफी कॉमनली देखे गए हैं। जो सेकंड टीयर है वो है डिजेनरेटिव टीयर, यानी कि जैसे जैसे एज बढ़ती है मसल्स अपने प्रोटीन को लूज करते हैं, स्पेशली जो टाइप 1 कोलाजन है, जिसकी वजह से मिनिमल चोट लगने से भी या बिना चोट लगने से भी मसल में टीयर हो जाता है, उसे हम डिजेनरेटिव टीयर कहते हैं। रोटेटर कफ के टीयर होने से शोल्डर जॉइंट में पेन रहता है और ये पेन रात में ज्यादा कॉमनली ऑब्जर्व किया गया है। पेन के अलावा शोल्डर को साइड से ऊपर लिफ्ट करना और डायगनली लिफ्ट करने में कंधे में काफी दर्द रहता है। जैसे जैसे ये टीयर लॉन्ग स्टैंडिंग हो जाता है वैसे वैसे शोल्डर जॉइंट में स्टिफनेस डेवलप होती है और मसल्स की पावर भी डिक्रीज हो जाती है। और कई बार ये दिक्कत इतनी बढ़ जाती है कि हमें हेयर को कूम करने के लिए या अपने कपड़े चेंज करने के लिए भी बाकी लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ती है। आइए हम समझते हैं कि रोटेटर कफ के टीयर होने के बाद इसे ट्रीट कैसे किया जाए। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो शोल्डर में स्पेशलिस्ट होते हैं वो आपके शोल्डर को क्लिनिकली एग्जामिन करते हैं। कुछ स्पेशल टेस्ट करके वो ये डायग्नोस कर सकते हैं कि रोटेटर कफ के टेंडन में टीयर है या नहीं है, और अपने डायग्नोसिस को कंफर्म करने के लिए वो आपके शोल्डर जॉइंट का अल्ट्रासाउंड भी करते हैं और एमआरआई भी एडवाइस कर सकते हैं। क्लिनिकल एग्जामिनेशन अल्ट्रासाउंड और एमआरआई की फाइंडिंग्स को कोरिलेट करके वो आपके रोटेटर कफ को कैसे एडिक्वेटली मैनेज किया जाए वो ये कंक्लूड कर सकते हैं। एमआरआई के बेसिस पे हम ब्रॉडली रोटेटर कफ के टेंडन को 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, मिनिमल टीयर या पार्शियल टीयर, और सेकंड, कंप्लीट टीयर। लो ग्रेड टीयर या पार्शियल टीयर में हम इनिशियली शोल्डर को रेस्ट देते हैं। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन और मसल रिलैक्सेंट्स की मदद से शोल्डर की इन्फ्लेमेशन को हम रिड्यूस करते हैं। और जब रोटेटर कफ का टेंडन एडिक्वेटली हील हो जाता है तो हम शोल्डर की मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। इस कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करके शोल्डर के रोटेटर कफ के पार्शियल टीयर और लो ग्रेड टीयर्स एडिक्वेटली हील हो जाते हैं। जो हाई ग्रेड पार्शियल टीयर और जो कंप्लीट टीयर है उसमें हम कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करके शोल्डर के फंक्शंस को सेटिस्फैक्टरी नहीं अटेन कर पाते हैं। ऐसा इसलिए कि जो रोटेटर कफ का टेंडन है वो एक रबर बैंड के तरीके का स्ट्रक्चर होता है और ये हमारे शोल्डर जॉइंट में ह्यूमरस के टॉप पे अटैच होता है, और इसमें टीयर होने की वजह से ये धीरे धीरे पीछे की तरफ रिकॉइल कर जाता है या रिट्रैक्ट कर जाता है। तो बिना इसे अपनी नेचुरल जगह पे फिक्स करे हम शोल्डर के जो फंक्शंस हैं वो सेटिस्फैक्टरी नहीं अटेन कर पाते हैं। सो हमें इसमें उसे रिपेयर करना चाहिए। आर्थ्रोस्कोप या दूरबीन की मदद से हम रोटेटर कफ को रिपेयर कर सकते हैं। आर्थ्रोस्कोप की मदद से हम रोटेटर कफ के टेंडन को अपनी नेचुरल जगह पे फिक्स कर सकते हैं। इसमें हम शोल्डर में छोटे छोटे कट्स लगाते हैं जिसे हम पोर्ट्स बोलते हैं। एक पोर्ट से हम कैमरा या आर्थ्रोस्कोप को इंसर्ट करके शोल्डर के अंदर के स्ट्रक्चर्स को देख सकते हैं।
टीयर पैटर्न को असेस करके और बाकी पोर्ट्स से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से हम रोटेटर कफ के टेंडन को रिपेयर कर लेते हैं। आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ दो तरीके के होते हैं। एक होता है सिंगल रो रिपेयर, इसमें हम रोटेटर कफ को एक पॉइंट पे सूचर एंकर्स की मदद से फिक्स करते हैं। और जो सेकंड टेक्निक होती है वो है डबल रो आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर। सिंगल रो रिपेयर हम तब यूज करते हैं जब टीयर बहुत ही छोटे साइज का हो या पार्शियल टीयर हो, या वो टीयर इतना बड़ा हो कि काफी पीछे रिट्रैक्ट हो गया है कि उसमें हम डबल रो रिपेयर नहीं कर सकते हैं। और जो डबल रो रिपेयर टेक्निक होती है इसमें हम रोटेटर कफ के टेंडन को दो पॉइंट्स पे फिक्स करते हैं जैसा कि वो नेचुरली अटैच होता है। इसमें हीलिंग सिंगल रो रिपेयर के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट होती है और इसमें जो फिक्सेशन है ज्यादा स्ट्रांग होती है, जिसकी वजह से हम शोल्डर के मूवमेंट्स को जल्दी स्टार्ट कर लेते हैं, उसमें स्ट्रेंथनिंग भी जल्दी स्टार्ट हो जाती है और हम अपनी नॉर्मल लाइफ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को जल्दी रिज्यूम कर लेते हैं। सो मेरी प्रैक्टिस में मेरी पूरी कोशिश रहती है कि रोटेटर कफ के टेंडन को मैं डबल रो रिपेयर टेक्निक से फिक्स कर आर्थ्रोस्कोपिक रोटेटर कफ रिपेयर के नेक्स्ट डे से हम शोल्डर के मूवमेंट्स को स्टार्ट करते हैं। इनिशियली मूवमेंट पैसिव होते हैं, यानी कि आप फिजियोथेरेपिस्ट की मदद से साइड से शोल्डर को उठाएंगे और फ्रंट में उठाएंगे। इनिशियली रोटेशन शोल्डर जॉइंट में अलाउड नहीं होती है और आप एक एबडक्शन ब्रेस को अराउंड 3 to 4 वीक्स वियर करते हैं। उसके बाद हम एबडक्शन ब्रेस को हटाते हैं और शोल्डर की रेंज को फर्दर इंक्रीज करते हैं। अराउंड 6 वीक्स पे आप शोल्डर की नॉर्मल पैसिव रेंज को अटेन कर लेते हैं। इसके बाद हम शोल्डर की एक्टिव रेंज को स्टार्ट करते हैं, यानी कि आप अपने शोल्डर की मूवमेंट्स को खुद करेंगे और कुछ ही हफ्तों में आप कंधे की पूरी रेंज को अटेन कर लेते हैं। उसके बाद हम शोल्डर में रेजिस्टिव स्ट्रेंथ ट्रेनिंग थेराबैंड की मदद से या लाइट वेट डंबल्स की मदद से स्टार्ट करते हैं और अब अपनी नॉर्मल जो आपकी शोल्डर की स्ट्रेंथ है वो रिगेन कर लेते हैं। एज पर एज स्पोर्ट्स को परस्यू करने के लिए अराउंड 6 to 8 मंथ्स हमें वेट करना चाहिए ताकि रोटेटर कफ एडिक्वेटली हील हो सके। और तो अगर आपकी एमआरआई की रिपोर्ट में या आपके डॉक्टर ने ये डायग्नोस किया है कि आपको रोटेटर कफ में टीयर है तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द लो ग्रेड टीयर्स एक कंजर्वेटिव अप्रोच बिना सर्जरी के एडिक्वेटली हील हो जाते हैं, लेकिन जो कंप्लीट टीयर है उन पे हमें कंजर्वेटिव अप्रोच को अडॉप्ट करने का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए और उन्हें हमें आर्थ्रोस्कोप की मदद से रिपेयर करने के बारे में कंसिडर करना चाहिए। होप इस वीडियो के एंड पे आपको रोटेटर कफ के टीयर के कॉजेस और उसको कैसे मैनेज किया जाए के बारे में आपके काफ़ी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल अगर आपके पास कोई ऐसा डाउट्स है जो स्टिल अनआंसर्ड है, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी। थैंक यू।